You've had a very extraordinary journey starting from Lucknow University to IIM Ahmedabad. Can you walk us through your formative years? तो जब तक मैं आईआईएम में नहीं आई मुझे तो मालूम भी नहीं था कि शेयर होता क्या है। और 90s के अंत में फर्स्ट ग्लोबल ने वो किया जो एशिया में किसी ने नहीं किया था। तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज के हम मेंबर बने। I'm curious to know, ग्लोबल जाने का जो डिसीजन है उस टाइम पे काफी मुश्किल रहा होगा। कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने प्रॉम्प्ट किया आपको ये करने का? आपने 25,000 रुपीज को 1 करोड़ में ग्रो किया, वो जो जर्नी है उसके बारे में बताइए। काफी बार आपने ऐसे बोला है कि इन्वेस्टिंग इज अ लूजर्स गेम। कैन यू प्लीज इलैबोरेट ऑन दैट? हर चीज विनर्स गेम होती है या लूजर्स गेम होती है, क्योंकि अगर आपके कैपिटल पे बड़ा लॉस हो गया तो उससे रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। सो दिवीना, आपने अपने बुक मनी मिथ्स एंड मंत्रास में 4 थंब रूल्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ की बात की है, वो क्या है? और जिनको मैं सबसे बड़ा अपना गुरु मानती हूँ वो डैनियल कानामान। ही टेल्स यू अबाउट कितने बायसेस और कितनी रैंडमनेस ह्यूमन डिसीजन मेकिंग में होती है। गोल्ड और सिल्वर ने 1 लाख मार्क टच करा है। किसी भी इन्वेस्टर को कितना एलोकेट करना चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू धन पॉडकास्ट। और आज हम मार्केट के काफी प्रोमिनेंट वॉइस के साथ बात करने वाले हैं दिवीना मेहरा से। Davina Mehra is the founder and CMD of First Global, India's first global securities firm. Hello, Davina. How are you? Fine, thank you. Okay. You've had a very extraordinary journey starting from Lucknow University to IIM Ahmedabad. Can you walk us through your formative years? So I grew up in Lucknow, so very far away from the world of finance. तो लखनऊ तहजीब का शहर है, इतिहास का शहर है, बहुत कुछ चीज़ों का शहर है, लेकिन बिजनेस या व्यवसाय का शहर बिल्कुल नहीं है। तो जब तक मैं आईआईएम में नहीं आई मुझे तो मालूम भी नहीं था कि शेयर होता क्या है, शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। बिकॉज मेरे दोनों पेरेंट्स प्रोफेसर्स थे, उनको तो पैसे में इंटरेस्ट नहीं था, तो कुछ मालूम ही नहीं था इन्वेस्टिंग या ऐसा कुछ होता भी है। तो सब कुछ एक तरह से सीखने का, लर्निंग का ही प्रोसेस रहा। पहले आईआईएम में सब कुछ नया था, उसके बाद भी जो कुछ सीखा सब कुछ नया ही नया सीखा। तो आईआईएम के बाद सिटी बैंक ज्वाइन किया। उस समय वो नंबर 1 जॉब हुआ करता था। और 7 साल सिटी बैंक में काम करने के बाद मैंने फर्स्ट ग्लोबल शुरू की। अब तो उस बात को भी 3 दशक से ज़्यादा हो गए। 1993 में नींव पड़ी फर्स्ट ग्लोबल की। आपने अपना करियर स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से जी, एंड देन यू शिफ्टेड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। नो, बेसिकली उस समय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज नाम So का when कुछ you- नहीं होता था। हाँ. सिटी बैंक में मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और उसके बाद कॉर्पोरेट क्रेडिट। तो एक तरह से आप बोलिए तो क्रेडिट एनालिस्ट मैंने पहले शुरू किया, और इक्विटी एनालिस्ट तो जब अपना व्यवसाय शुरू किया तब उसमें इक्विटी एनालिस्ट का काम था। जिस समय मैंने नौकरी शुरू की उस समय इक्विटी एनालिसिस नाम का कोई करियर ही नहीं था, सिक्योरिटी एनालिसिस नाम का कोई करियर भारत में नहीं था। तो आईआईएम में भी हमारा कोई कोर्स ही नहीं था सिक्योरिटीज एनालिसिस, बिकॉज तब वहाँ यहाँ ये करियर ही यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता था। तो वो लगभग सिक्योरिटीज एनालिसिस जो भारत में शुरुआत हुई, वो मैं कहूँ तो फर्स्ट ग्लोबल जिस समय शुरू हुआ उसी के साथ हुई। और जिस कारण से भी मैंने ये बिजनेस शुरू किया, वो उसका एक कारण ये भी था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का बजट आया था कि भारत का जो बाजार है उसमें अब विदेशी संस्थाएं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर सकेंगे। उसके पहले फॉरेनर्स निवेश नहीं कर सकते थे भारत में। तो वो जब चेंज आया तो तब मुझे लगा कि अब जो भारत का बाजार है वो अब बाकी बाजारों की तरह विकसित होगा, प्रोफेशनलिज्म आएगा। उसके पहले जो ब्रोकर्स भी थे भारत में वो पुराने ही टाइप के ब्रोकर थे, कोई प्रॉपर एनालिसिस का कोई कल्चर नहीं था। किसी कंपनी में इन्वेस्टर रिलेशन नाम का डिपार्टमेंट छोड़ के एक कोई पर्सन भी नहीं होता था। किसी तो ये सब चीजें उसी समय शुरू हुई। जब आपको बीएसई का मेंबरशिप मिला था, उसको आप बहुत मॉन्यूमेंटल मानती हैं जी, especially at a time when you said that it was not a place for outsiders, it was believed so. How was the entire process like? तो जैसे मैंने कहा कि व्यवसाय जो शुरू किया था, एक कारण ये था कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए बाजार खुला। दूसरा कारण था उस समय एनएसई नहीं था, सेबी नहीं था, स्टॉक एक्सचेंजेस में कॉर्पोरेट मेंबरशिप भी अलाउड नहीं थी, खाली प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप ही अलाउड थी कि ब्रोकर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए। तो उस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एड निकाला कि हम 71 नए मेंबर देंगे, 71 न्यू मेंबरशिप्स
टू प्रोफेशनल्स फॉर 55 lakhs। अब अर्ली 90s में 55 लाख बहुत अमाउंट था, लेकिन जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप का मार्केट प्राइस था वो उस समय 2 करोड़ होता था, तो ये उसका 1/4 था। तो जैसा आपने कहा कि हाँ, यही था कि अपने भाई भतीजों को देंगे, 1/4 दाम पे मिल रहा है तो आपको क्यों देंगे, बिकॉज BSE वाज अ ब्रोकर्स क्लब, कोई रेगुलेटर था नहीं। तो लोगों ने कहा अप्लाई भी मत करिए अब, क्योंकि जो एक तो ब्रोकर क्लब है, ऊपर से लगभग पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खाली गुजराती और मारवाड़ी मेंबर्स से, आप बिल्कुल आउटसाइडर हैं, ऊपर से महिला हैं, आपको कौन देगा। मुझे मालूम है कई लोगों ने तो अप्लाई ही नहीं किया इसमें कि मिलेगा ही नहीं। देखा अप्लाई करते हैं, देखा जाता है, देखा जाएगा। तो जो बोलते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ गोल्स, तो उस समय लगता था कि BSE कार्ड मिल गया तो आप जिंदगी बन जाएगी। तो उन्होंने कोशिश की नहीं देने की। अंत में मुझे 2 एक्स्ट्रा मार्क मिले अपने IIM के गोल्ड मेडल के, और उससे मैं कट ऑफ के ऊपर गई। मैंने कहा ठीक है, इस लिस्ट में टॉप नहीं करना है, तो आई थिंक 71 में से 69 नंबर था मेरा, पर कट ऑफ के ऊपर आ गए, तो वहीं से स्टार्ट हुआ। अब आते हैं फर्स्ट ग्लोबल पे। जी, इफ आई मे आस्क, अभी आपका AUM कितना है? तो हमारा जो फर्स्ट ग्लोबल का एसेट मैनेजमेंट की जर्नी बाद में शुरू हुई। जो मैं 90s से बोल रही हूँ, तब हम सेल साइड पे थे, जो कहते हैं ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ओके। तो 90s में ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करी। हमारे क्लाइंट लगभग ऑलमोस्ट 100% ही कहें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे। उस समय वैसे भी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का कुछ खास था नहीं। और 90s के अंत में फर्स्ट ग्लोबल ने वो किया जो एशिया में किसी ने नहीं किया था, विच वॉज टू गो इंटरनेशनल। सो लंदन स्टॉक एक्सचेंज के हम मेंबर बने 1999 में। सो वी वर नॉट जस्ट द फर्स्ट इंडियन, वी वर द फर्स्ट एशियन, एक्सक्लूडिंग जापान। ओनली द जापानीज फर्म्स हैड गॉन वेस्ट, और कोई नहीं गया था। And about a year after that of the NASD in the US. So वो second phase था जर्नी का, जब हमने ग्लोबल स्टार्ट किया। बट ग्लोबल भी अभी भी वो इन्वेस्टिंग नहीं, दिस वाज स्टिल द ब्रोकिंग साइड। ओके। सो बट बियॉन्ड अ पॉइंट वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होने लगता है, क्योंकि आप फंड मैनेजर को समझा रहे हो कि ये करो, अब वो फंड मैनेजर करे ना करे ये उस निर्णय उसका है। तो एसेट मैनेजमेंट का जो पहला स्टेप था वो 2015 में लिया। और आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि ग्लोबल पहले शुरू किया। तो ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट पहले शुरू किया। जो भारत का PMS है वो 2020 में शुरू किया, जबकि PMS लाइसेंस लगभग 20 साल पहले लिया था उसके। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता था कि लाइसेंस है, ब्रांड है, हम लोग शुरू क्यों नहीं कर रहे। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कुछ भी चीज करो, चाहे जब मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करी, चाहे ये जब ब्रोकिंग का काम किया, या जब ग्लोबल गए, कि सामने वाले के लिए उसके हित में होना चाहिए। ये नहीं कि मेरी फीस बन रही है इस कारण मैं कोई चीज करूं। तो ये सोचकर ही मैंने ये इतने दिन PMS नहीं शुरू किया, कि जब तक कुछ ऐसी चीज नहीं हो जिससे कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी हो। ये नहीं कि मेरे मन में आया मुझे ये स्टॉक्स अच्छा लगते हैं या ये सेक्टर अच्छे लगते हैं तो मैंने ले लिए। अब क्योंकि किसी का पैसा लेना, उनकी खून पसीने की कमाई लेना बहुत बड़ा दायित्व है, तो उसको सोच समझ के करना है। तो इसलिए जब हम लोग के पास सिस्टम हुआ जिसमें कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी हुई, तब PMS शुरू किया 2020 में। जैसा मैंने बोला कि ग्लोबल पहले शुरू किया था, तो AUM भी वहाँ ज्यादा है, तो वो मिला के लगभग $700 मिलियन है बिटवीन जो एडवाइस करते हैं, जो मैनेज्ड अकाउंट्स हैं एंड फंड, सब पुट टुगेदर। आई एम क्यूरियस टू नो, ग्लोबल जाने का जो डिसीजन है वो उस टाइम पे काफी मुश्किल रहा होगा, बिकॉज इंडिया वाज स्टिल कैचिंग अप, एंड आपको सजेस्ट किया होगा लोगों ने कि दिस मे बी अ बैड डिसीजन। डू यू थिंक जो बोल्ड स्टेप आपने लिया, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने प्रॉम्प्ट किया आपको ये करने का, या कोई इंस्पिरेशन? हाँ, वो तो मैं बताती हूँ, लेकिन ये आपने ठीक कहा कि किसी ने भी नहीं कहा था कि आप ये कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, 2 कारण थे क्यों ये सोचा ही मैंने। एक तो था कि अब जो आपके यंग दर्शक हैं उनके लिए तो इतिहास की बात है कि एशियन क्राइसिस हुई थी 98-99 में, और उस एक साल में क्योंकि बाजार भी घटे और करेंसीज भी घटी, तो ये कोई ऐसी वैसी कंट्रीज नहीं थी, ये एशियन टाइगर्स है जो हाई ग्रोथ इकोनॉमीज थी। सडनली एक साल में उनका बाजार का आप समझ लीजिए सफाया हो गया।
सबसे कम जो गिरा था वो ताइवान, जो 50% गिरा। इंडोनेशिया 90% गिरा। बीच में ये सब साउथ कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड वगैरह 50 और 90 के बीच में। और सिटी बैंक के टाइम में मैंने 6 महीना इंडोनेशिया में काम भी किया था, तो मैंने कहा आज इंडोनेशियन होते तो 90% नेटवर्थ गई थी। तो ये समझ में आया कि एक देश में रहने का ये नेगेटिव है। और दूसरी चीज जो कि मेरे पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा, एक तरह से आप कहें तो ड्राइविंग फोर्स रही है, वो है कि लर्निंग। तो मुझे ये भी लग रहा था कि अब कब तक वही वही कंपनीज करते रहेंगे। अब 7-8 साल हो गए हैं, वही बजाज ऑटो और इन्फोसिस और HDFC करते करते अब कुछ और करें। तो और जैसा मैंने बोला, क्लाइंट्स हमारे सब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस थे, और उस समय तक दोस्ती हो जाती है। खाली इंडिया फंड मैनेजर नहीं, उसका बॉस, बॉस का बॉस, सबसे दोस्ती हो जाती है। मतलब अभी तो कई लोग इस बिजनेस में है भी नहीं लेकिन दोस्त हैं। तो जब ये सोचा ग्लोबल जाने का, तो उनसे पूछा, क्योंकि आप उनका तो सब पूरा दुनिया में काम था कि ये करें कि नहीं करें क्या। तो वो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि 1-2 और एशियन कंट्रीज ऐड कर लो, थाईलैंड, फिलीपींस टाइप। तो क्योंकि फंड मैनेजर एशिया का या इमर्जिंग मार्केट का सेम रहेगा, वो आपको कोई धंधा दे देगा। मैंने कहा उसमें क्या मजा है इतनी छोटी छोटी मार्केट्स में जाने का, तो हमको तो बड़ी मार्केट में जाना है। तो उनका बड़ी मार्केट में तुम्हारा सुनेगा कौन, उनके पास मॉर्गन स्टैनली, मेरिल लिंच, गोल्डमैन सैक्स है, सिटी कॉर्प है, HSBC है, तुम्हारी कौन सुनेगा, यू आर अ नोबडी। देखते हैं अपने को आता है कि नहीं इक्विटी रिसर्च करना। आता है तो कहीं भी कर सकते हैं। तो अगेंस्ट ऑल एडवाइस, किसी ने नहीं, उस समय तक किसी ने कभी ऑफशोरिंग या आउटसोर्सिंग रिसर्च भी नहीं सोचा था, किसी ने सोचा ही नहीं था। हमने कहा क्या क्या डेटा मिलता है वहां पर। एनालिस्ट मीट तब भी फिजिकल नहीं होती थी, मोस्टली वो कॉन्फ्रेंस कॉल होती थी। हमने कहा कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो अगेंस्ट ऑल एडवाइस 1999 में वी वर नॉट जस्ट द फर्स्ट इंडियन, वी वर द फर्स्ट एशियन मेंबर्स ऑफ द लंदन स्टॉक एक्सचेंज एक्स जापान से, एज आई टोल्ड यू, एन NASD। देन RBI के पास कैटेगरी भी नहीं थी ये हमारे बिजनेस में फॉरेन सब्सिडरी बनाने की, वो भी मतलब पहली बार बनाई। और उसमें सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे मन में संतोष दिया कि यहाँ पर तो फिर भी जर्नलिस्ट, एडिटर्स वगैरह को आप जानते भी हैं, वहां हम किसी को नहीं जानते थे, ना ही हम जाके मिल रहे थे किसी से, खाली हमारी रिपोर्ट्स जा रही थी। एंड इन नो टाइम वी वर इन फोर्ब्स, फॉर्च्यून, बिजनेस वीक, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फ्रंट पेज, बैरन्स, एवरीवेयर। मतलब जस्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क। बिकॉज उतना घुस के कोई काम करता नहीं, अपना तो जुनून है कि समझना है, तह तक जाना है। तो वो हर चीज का मतलब, आप इकोनॉमिक इंडिकेटर है तो लोग ऊपरा ऊपरी बोलते हैं कि ये 50 वाला 70 हो गया, बट उसका मतलब क्या है, उस चीज में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका सर्वे का मार्किंग कैसे होता है। आप उतना तह तक जाएंगे तो आपको जो मोती मिलेंगे वो औरों को नहीं मिलेंगे। अब हम आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी पे आते हैं जी। फ्रॉम पब्लिक डिस्कोर्स वी गॉट टू नो दैट आपने 25,000 रुपीज को 1 करोड़ में ग्रो किया। वो जो जर्नी है उसके बारे में बताइए, एंड ये भी हमें बताइए कि आपने उसको प्योर लक बोला। सो हाउ डिड दैट पैन आउट? सो दिस इज जब मैं सिटी बैंक में काम करती थी, उस समय अभी भी काफी चीजों में रेगुलेशन जैसे होता है सरकार का कि आप इस चीज में FDI 100% कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। तो वैसा ही कुछ था। सिटी बैंक को एक बिजनेस सेटअप करना था जिसमें 100% निवेश अलाउड नहीं था। तो जो भी, मुझे अब याद नहीं, हो सकता है उनको 60% अलाउड था, तो अब बाकी का 40% क्या करें, उन्होंने वो एम्प्लॉयज को ऑफर किया कि आप चाहें तो ये खरीद सकते हैं। और उसके बाद एक राइट्स इशू भी आया था, तो आई थिंक कुछ 10,000 पहले और 15,000 बाद में उसमें डाला। वो बाद में जब वो लिस्ट होके सिटी कॉर्प सिक्योरिटीज बना, तो वही वो 25,000 बन गया, लगभग 1 करोड़। तो ये तो प्योर लक है, इसमें मैं नहीं बोल सकती कि मैंने कोई बहुत एनालिसिस किया था या बहुत अच्छी चीज निकाली। तो इस चीज में आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज आपको स्किल से आ रही है, क्या लक से आ रही है। और कई बार ऐसा होगा, एक चीज और है कि लोग बोलते हैं गलती या मिस्टेक क्या होती है। तो लॉस बनाना मिस्टेक नहीं होती, या प्रॉफिट बनाना ये नहीं होता कि आपने चीज ठीक करी। आपको हमेशा सोचना है कि निर्णय कैसे लिया, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या था, वो ठीक था कि नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि आपने एकदम ही गलत डिसीजन लिया और आपका ऐसा तुक्का लगा कि वो किसी और कारण से वो स्टॉक चल गया।
तो आपको अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि किस चीज में आप जीनियस हैं और किस चीज में आपको खाली तुक्का लगा है। तो कई बार बिल्कुल गलत डिसीजन आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे जाता है। एक और वेटरन है, उनका भी मैंने देखा था कि एक बार जिन दिनों वो फिजिकल शेयर होते थे कि उन्होंने कोई शेयर बेचा और उस समय होता था ना कि वो सिग्नेचर मिसमैच हो गया, तो वो नहीं उनका ट्रांजैक्शन हुआ और उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा बनाया क्योंकि वो अटका रह गया शेयर। तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए आपको अपने दिमाग में क्लैरिटी चाहिए कि कहाँ आपका स्किल है और कहाँ आपका लक है। काफी बार आपने ऐसे बोला है कि इन्वेस्टिंग इज अ लूजर्स गेम। जी, कैन यू प्लीज इलैबोरेट ऑन दैट? तो ये मेरे ट्रेनिंग मैनुअल में हमेशा से रहा है आर्टिकल, तो आपके जो दर्शक हैं वो भी गूगल कर सकते हैं। चार्ल्स एलिस का आर्टिकल है द लूजर्स गेम। ये 1980 से भी पहले का आर्टिकल है, 70 के दशक का आर्टिकल है। एकदम आई ओपनर आर्टिकल है कि लाइफ में हर चीज विनर्स गेम होती है या लूजर्स गेम होती है, और गेम्स बदलते हैं, मतलब उनका कैरेक्टर बदलता है। तो जैसे एक आप एविएशन को लीजिए, तो एक टाइम पे वो विनर्स गेम होता था, इट वाज एन एडवेंचर स्पोर्ट। जिस टाइम चार्ल्स लिंडबर्ग वाज फ्लाइंग अक्रॉस द अटलांटिक, या जेआरडी टाटा का कराची लंदन फ्लाइट, तो उस समय वो एडवेंचर स्पोर्ट था। मतलब जेआरडी टाटा वहां जाते जाते जहां लैंड करना था रास्ते में, वो पूरा का पूरा शहर ही मिस हो गया उनसे। वो फिर कोई और जगह, एक सपाट जगह मिली, वहां उतार दिया प्लेन। कहीं पे वो ये पार्ट कोई नहीं चला तो एक वायर को मोड़ मार के लगा दिया और चला लिया प्लेन। बट अब देयर ओनली वन वे टू ड्राइव टू पायलट अ प्लेन, टू मेक नो मिस्टेक्स एंड गो बाय द चेकलिस्ट। तो इन्वेस्टिंग भी हो सकता है हम लोगों के दादा दादी के टाइम पे वो विनर्स गेम रहा हो, जब किसी को मालूम ही नहीं था कंपनीज के बारे में, तो आप ऐसी कंपनी के बारे में निकाल सकते थे जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। उस समय तो इवन एनुअल रिपोर्ट, 90 के दशक तक भी एनुअल रिपोर्ट मिलना भी एक पूरी, उसके लिए भी एक कयावत होती थी कि कैसे एनुअल रिपोर्ट निकालें इस कंपनी की उस कंपनी की। तो वो अगर आप उस लिहाज से देखें तो उस समय वो विनर्स गेम हो सकता था, क्योंकि आप ऐसे ही आप समझ लीजिए जेम्स निकाल सकते थे जो लोगों को नहीं मालूम। अब सारा डेटा सबके पास है। 90 के दशक तक भी आप कुछ हद तक इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज थी। मतलब मुझे बहुत मजा आता था कि पूरी देश भर में एकदम धूल फांकते हुए घूम रहे हैं और कंपनी से मिल रहे हैं और प्लांट्स में जा रहे हैं, और कंपनी से मिल के आपको कुछ मालूम चल रहा है जो बाकी लोगों को नहीं मालूम। और यहीं पे नहीं, अमेरिका में भी वही होता था कि बड़ा फंड है कोई फिडेलिटी जैसा, तो वो उसको आईबीएम से या वो डिस्नी से या जहां से भी और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब सब जगह ये चीज आउटलॉ हो गई है। अब सब जगह कानून ऐसा है कि आप किसी को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। अब तो ये भी है कि एनालिस्ट मीट है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी वेबसाइट पे डाली जाएगी। तो अब मतलब बात यह है कि अब इंफॉर्मेशन और डेटा सबके पास है। तो अब कौन सी स्किल चाहिए कि आप वो डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कि नहीं। And then you have to play the losers game, means you have to play not to lose. So not to lose doesn't mean कि आप लॉस नहीं बुक करेंगे। इनफैक्ट आपको छोटे लॉस बुक करने हैं जिससे कि बड़ा लॉस नहीं हो, क्योंकि अगर आपके कैपिटल पे बड़ा लॉस हो गया तो उससे रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अगर आपका समझ लीजिए आप का पोर्टफोलियो 50% घट गया, तो अब उसको दुगना होना पड़ेगा। -50% के लिए आपको +100% होना पड़ेगा टू कम टू जीरो। -33% या एक तिहाई के लिए आपको 50% बढ़ना पड़ेगा टू कम टू जीरो। सो आपका वही है कि बड़ा लॉस कैपिटल पे नहीं होना चाहिए। दैट्स द वे टू प्ले अ लूजर्स गेम। जैसे एट टेनिस एट द ग्रैंड स्लैम लेवल, जैसे विंबलडन अभी खत्म हुआ, विंबलडन लेवल पे इट इज अ विनर्स गेम कि आपको बहुत ब्रिलियंटली खेलना है जीतने के लिए। लेकिन आप अपने मोहल्ले में खेल रहे हैं, देन इट्स अ लूजर्स गेम। देन योर गेम शुड बी कि आई डोंट लूज, आई जस्ट पुट द बॉल इन प्ले। वो दूसरा वाला गलतियां करेगा और आप जीत जाएंगे। सो दिवीना, आपने अपने बुक मनी मिथ्स एंड मंत्रास में 4 थंब रूल्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ की बात की है, वो क्या है? हाँ, वो मैंने बेसिक्स से शुरू किया है, क्योंकि कई लोग एक तरह से सोचते हैं कि जब सारा कुछ समझ लेंगे तब शुरू करेंगे।
लेकिन इन्वेस्टिंग एक तरह से कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक तरह से बहुत सरल भी है और थोड़ी बोरिंग भी है। जो अच्छी इन्वेस्टिंग है वो कुछ हद तक बोरिंग है। तो ये जो 4 थंब रूल्स है उसमें सबसे पहला तो है एसेट एलोकेशन। तो ये कोई मैंने मेरा याद किया हुआ नहीं है, हर इन्वेस्टिंग बुक के पहले पन्ने पे है कि 85 to 90% ऑफ योर रिटर्न्स कम फ्रॉम एसेट एलोकेशन, नॉट फ्रॉम सिक्योरिटी सिलेक्शन। और हम लोग सब, और मैं अपने को भी इसमें इंक्लूड करती हूँ, कि ये पढ़ने के बावजूद बहुत साल लगे दिमाग में घुसने में कि आप मल्टी बैगर्स के पीछे भागते हो, जबकि आपको पहले देखना है कि एसेट एलोकेशन ठीक है कि नहीं। और दूसरी चीज एक ये भी होती है कि हम लोग जैसे गूगल मैप में है, खाली जहां जाना है वही नहीं डालते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो भी डालना होता है। तो सबसे पहले तो देखिए कि अभी आपकी एसेट एलोकेशन कहाँ है। और एसेट एलोकेशन बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, असल में काफी आसान है। कि कैटेगरीज ऑफ एसेट्स, इक्विटी मींस इक्विटी म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी मिला के, फिक्स इनकम में आपका फिक्स डिपॉजिट, ये सब जो सेविंग स्कीम्स हैं, फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड, और इसी तरह गोल्ड है, रियल एस्टेट है, सब चीज पहले देखिए कहाँ कहाँ, आर्ट वार्ट है या क्रिप्टो है, वो सब भी, कि कहाँ कहाँ आपने निवेश किया हुआ है, उसके अगेंस्ट में लोन भी कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। और उसके बाद आप सोच समझ कर डिसाइड करिए कि कहाँ होना चाहिए और फिर उस दिशा में बढ़िए। ये एसेट एलोकेशन हुआ। और इसीलिए आपको दूसरा चीज है पोर्टफोलियो। तो आपको अपना पोर्टफोलियो अप्रोच रखना है, एक बार देखना है ये सब क्या है। जैसे इक्विटी में भी ये देखना है कि आपके पास भले ही 25-30 स्टॉक हैं, लेकिन अगर वो 2 ही 3 इंडस्ट्रीज में है तो वो फिर 2 ही 3 स्टॉक की तरह एक तरह से मूव करेंगे, क्योंकि एक इंडस्ट्री में स्टॉक जनरली साथ में मूव करते हैं। तो वो आपका पोर्टफोलियो है कहाँ। कई बार आप सोचते हो कि मैं इस तरह के स्टॉक्स खरीदती हूँ कि इतना ग्रोथ है, इतना रिटर्न रेशियो है, लेकिन आप असल में देखेंगे तो आप देखेंगे आपने कुछ और ही खरीद रखा है, क्योंकि वो किसी फ्रेंड ने बोला व्हाट्सएप ग्रुप पे, कुछ टीवी पे देखा। तो आप एक बार कॉन्शियसली अपने पोर्टफोलियो को देखिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो जैसे आपने बोला पीएमएस वगैरह के बारे में या ग्लोबल फंड्स के बारे में, हम लोग हमेशा कहते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आप जो फीस दे रहे हो उसमें 60% रिस्क मैनेजमेंट का है और 40% रिटर्न मैनेजमेंट का। मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट, वही लूजर्स गेम होने के कारण। तो रिस्क मैनेजमेंट में आप इंडिविजुअल लेवल पर भी जैसे स्टॉप लॉस रखिए, सेक्टरल एक्सपोजर देखिए कि हर किसी, ऐसा नहीं कि ये सेक्टर अच्छा लगता है तो 40% निवेश वहीं पे है। और एक चीज जो ज्यादातर भारतीय लोग भूल जाते हैं, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। तो एसेट एलोकेशन का मतलब यही नहीं होता कि भारत में कहाँ कहाँ आप निवेशित हैं। भारत का जो इक्विटी मार्केट है वो दुनिया का 5% से भी कम मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कोई ऑब्जेक्टिव कारण नहीं है कि आपका 80-90-100% निवेश वहां हो। तो भारतीय लोगों को कम से कम एक साथ में नहीं तो धीरे धीरे करके 30-40% ग्लोबल में डालना चाहिए। और ग्लोबल का मतलब अमेरिका नहीं है, ये भी मैं साथ में जोड़ दूं। अभी when you talk about global diversification, there are a lot of retail investors who don't know how to even start. जी, तो उनके पास क्या ऑप्शंस है? जो एक यंग इन्वेस्टर है, उनको ग्लोबल पोर्टफोलियो बनाने में इंटरेस्ट है, हाउ शुड दे स्टार्ट? देखिए, एक तो है कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग इज नॉट इजी, मतलब उसमें एक्सपर्टीज चाहिए। ग्लोबल कंपनीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स। हम लोग को तो 25 साल से ज्यादा हो गए, 1999 से कर रहे हैं। तो दोस्त कंपनीज आर कॉम्प्लेक्स। कंपनी की लिस्ट भी बहुत बदलती है, यहाँ से भी ज्यादा बदलती है। जैसे अगर आप 2000s के बिगिनिंग में देखें तो टेक मेजर्स इन, खाली अगर अमेरिका जो नोन मार्केट है वहां भी देखें तो टेक मेजर्स का मतलब होता था सिस्को, आईबीएम, डेल, मोटोरोला, ये सब कंपनीज। अब हम लोग सोचते भी नहीं है कि ये टेक मेजर्स हैं। कंपनीज तो हैं अभी तक, लेकिन वो अब माइनर कंपनीज हो गई हैं। खाली माइक्रोसॉफ्ट ही है जो 25 साल पहले भी मेजर था और आज भी मेजर है। बाकी तो ये दिस इज द थिंग कि आपको नहीं मालूम रहेगा, और भारत में बहुत कम लोगों के पास ये एक्सपर्टीज है। इसी कारण भारत में ज्यादातर जो प्रोडक्ट आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि नैस्डैक आपने इंडेक्स ले लिया, एसएनपी ले लिया, या फिर जो आपको 6-7 अमेरिकन स्टॉक और 3 चाइनीज स्टॉक मालूम है उसमें आपने निवेश किया। तो ये मेरे लिए एक तरह से कॉज है कि ये भारतीय लोग निवेश नहीं करते। इसलिए हमारा जो एक जो स्टार्ट लेवल पे ग्लोबल प्रोडक्ट है
वो $10,000 पे स्टार्ट होता है, मतलब 8.5 लाख रुपए आप समझ लीजिए मोटा मोटा। तो वो उसमें आपको सारे देश और सारे एसेट्स मिलते हैं। नॉर्मली आपको प्राइवेट बैंक के पास उस तरह के प्रोडक्ट के लिए आप $1 मिलियन से कम में नहीं शुरू कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि भारतीय इसमें निवेश करें, तो इसलिए मतलब क्या हमारे प्रोडक्ट में नहीं लेकिन ग्लोबली निवेश करें। और ग्लोबली निवेश करने के बहुत, और अब तो म्यूचुअल फंड का वैसे भी लिमिट बंद है, तो वो जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं इसके लिए वो तो अब प्रीमियम पे ट्रेड होता है, जिसका कोई मतलब नहीं कि अगले दिन वो जिस दिन वो लिमिट खुली वो प्रीमियम 0 हो जाएगा। तो वो तो अभी तो एनीवे वो ऑप्शन है भी नहीं कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें। तो बाकी अगर आपको खुद से इंडेक्स फंड खोलना है, लेना है, तो वो तो आप खुद भी ब्रोकिंग अकाउंट खोल के ले सकते हैं। वो तो उसके लिए आपको एक वो बीच में बिचौलिए की जरूरत नहीं है। एसआईपीज की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि एसआईपीज इनफ है वेल्थ क्रिएशन के लिए? अगर कोई एक यंग इन्वेस्टर है जिनके पास मान लीजिए 15,000 से 30,000 तक है इन्वेस्ट करने को, व्हाट शुड बी द राइट बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म में? उनको उनको कैसे आइडियली स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए? कि एसआईपीज अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है तो एसआईपी अच्छा ही है, लेकिन फिर एसेट एलोकेशन, Yes. एसआईपी का मतलब ये नहीं कि आप 100% इक्विटी में ही डालते जाएं। और दूसरी चीज में जो यंग इन्वेस्टर्स को कहती हूँ कि स्टार्ट वही कि आप इसमें नहीं रहे कि जब तक मैं इक्विटी को पूरी तरह नहीं समझूंगी मैं हाथ नहीं डालूंगी इसमें। सो डोंट बी ऑन आइदर एंड ऑफ द रिस्क स्पेक्ट्रम। ये नहीं कि खाली फिक्स डिपॉजिट में, कई लोग ऐसे भी हैं जो फिक्स डिपॉजिट में थे आज तक इक्विटी में भी इन्वेस्ट नहीं किया। अब ये धारणा है कि इक्विटी ट्रेडर बन जाएंगे या डेरिवेटिव ट्रेडर बन जाएंगे या क्रिप्टो ट्रेडर बन जाएंगे, तो इस तरह का भी नहीं करना है अपनी कमाई के साथ। तो आप सेंसेबली एक बार एसेट एलोकेशन करिए कि कितना फिक्स इनकम में कितना इक्विटी में, और दूसरी चीज स्टार्ट करिए, वो भी सब कैलकुलेशन है कि आप 25 साल में स्टार्ट करते हैं या 30 साल में या 35 साल में, तो आपको बहुत ज्यादा सेव और इन्वेस्ट करना पड़ेगा जितने दिन आप डिले करेंगे। दूसरा, कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे पास अभी इतनी इनकम है नहीं कि मैं इनकम का 25% सेव करूं, तो 5% सेव करो, बट अगले साल जो इंक्रीमेंट मिलेगा उसमें से 70% सेव करो। तो दैट इज द वे टू एटलीस्ट स्टार्ट। एंड वही कि रादर देन कि जब इंक्रीमेंट मिला तो उसको भी उड़ा दिया, उसकी बजाय उसमें से इमीडिएटली आप अपना एसआईपी या जहां भी निवेश कर रहे हैं उसको बढ़ाइए। जब मार्केट डाउनटर्न होता है या वॉलेटाइल होता है तब बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं। उस टाइम पे इमोशनल डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए आपका क्या एडवाइस होगा? वही सारा खेल दिमाग का ही है। मैं लोगों को कहती हूँ कि नंबर समझना, फाइनेंशियल समझना फिर भी आसान है, अपने दिमाग पे काबू करना ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए मैंने जब रिस्क मैनेजमेंट का भी कहा कि आप जैसे खुद से भी निवेश कर रहे हैं तो ये स्टॉप लॉस वगैरह आपको पहले डाल के रखना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि जब मार्केट गिरेगा तब सोचेंगे क्या करना है। और ये भी बात आपने ठीक कही कि यूजुअली वही है कि आप इन्वेस्ट भी गलत टाइम पे करते हैं और निकलते भी गलत टाइम में। ये सब कंपाउंडिंग के डेटा तो बहुत सारा है, बट सेबी का डेटा है कि मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50% ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स डोंट रिमेन इन्वेस्टेड फॉर इवन 2 years। अभी एक म्यूचुअल फंड का पता नहीं 25 साल हुए कि 30 साल हुए, बोल रहा है उन्होंने देखा कि ओरिजिनल से अब तक देयर वर ओनली 23 इन्वेस्टर्स जो शुरू से लेके आखिर तक हैं। तो कंपाउंडिंग पेपर पे तो होती है 20 साल 25 साल की, बट आप उसमें रुकते हो कि नहीं। हम कई बार जैसे हमारे पीएमएस में हमने एग्जिट लोड नहीं रखा हुआ, ज्यादातर पीएमएस में होता है कि पहले साल में 3%, दूसरे साल में, तो अब उस कई बार मुझे लगता है कि डालना चाहिए सिर्फ इसी लिहाज से कि लोग गलत समय पर निकलते हैं जब नहीं निकलना चाहिए। और ये भी एक आंकड़ा है कि अगर आप भारतीय बाजारों को देखें तो जो भी इंडेक्स का डेटा है 40-45 सालों का, उसमें अगर आप 10 सबसे अच्छे दिन मिस कर दें तो आप सोचेंगे 40 साल में 10 दिन तो होते ही क्या हैं, लेकिन आपके 2/3 रिटर्न निकल जाता है कि आपका 100 रुपया जो 75,000 होना चाहिए था वो 25,000 पे रह जाता है। तो इसलिए अधिकतर जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है निवेशित रहना ही बेहतर रहता है, और वही आपको डिसिप्लिन रखना है। और ये जो 10 सबसे अच्छे दिन आते हैं ना, ये यूजुअली तेजी में नहीं आते हैं। दिस इज द अदर थिंग।
कि वो आते हैं जब अनसर्टेनिटी है, फियर है, जब लोग बोल रहे हैं कि एसआईपी बंद कर दें क्या। जब 2024 के पहले 9 महीने वाला माहौल होता है तब कोई एसआईपी बंद करने की बात नहीं करता है। तब लोग बोलते हैं कि 30-35% कंपाउंडिंग तो मतलब आसान है, उसमें तो है ही क्या। तो इसलिए हमेशा सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर कि जब, और ये स्टडीज ने शो किया है, और खाली भारत और अमेरिका में ही नहीं, जहां भी ये स्टडी हुई है, चाहे यूरोप में चाहे साउथ अमेरिका में, सेम आता है कि जब लोगों को एक्सपेक्टेशन स्काई हाई होता है उसके बाद मार्केट गिरता है या रिटर्न कम आते हैं, और जब पीपल आर डिस्पॉन्डेंट, वो सोच रहे हैं कि अब मार्केट से निकल ही जाए, उसके बाद रिटर्न सुपर नॉर्मल आते हैं। दिस इज अ पैटर्न। तो इसलिए जब आपको लगता है मार्केट से निकल जाए, ज्यादातर वही समय होता है जब आपको निवेश करना होता है। मैं अपने फरवरी के इंटरव्यूज देख रही थी क्योंकि मेरे किताब आई थी 30 या 31 जनवरी को, तो फरवरी में मैंने कुछ पॉडकास्ट किए थे, तो उसमें सब में मैंने यही कहा था कि अगर आप इंतजार कर रहे थे कि करेक्शन आएगी तब निवेश करेंगे, तो आपने निवेश किया क्या। उसके बाद से आप देखिए 15-20% मार्केट ऊपर है। तो देखा करेक्शन तो आ गई है, पर अब आप जब करेक्शन आती है तब सब बैठे रहते हैं कि नहीं अभी और आएगा, अभी और होगा। यू कैन नेवर कैच द एग्जैक्ट बॉटम। तो अगर आपने सोचा कि हाँ अभी मेरे पास है, मैं थोड़ा रुक जाऊं, मार्केट गिरने वाला है, तो गिरने के बाद भी आप निवेश नहीं करते। एज अ प्रोफेशनल दैट इज व्हाट वी डू। अगर हम लोगों ने थोड़ा कैश रखा हुआ है कि मार्केट गिरेगा तो निवेश करेंगे, तो गिरता है तो फिर निवेश करते हैं। ये नहीं कि फिर बैठे ही रह जाएं। इन्वेस्टिंग को लेके पब्लिक डिस्कोर्स में एक कोई ऐसा मिथ हो जिससे आपको काफी प्रॉब्लम है? एक तो नहीं, बहुत मिथ है। इनफैक्ट तभी मेरी किताब का नाम है ना मार्केट मनी मिथ्स एंड मंत्रास, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच पीपल थिंक आर मंत्रास आर रियली मिथ्स। ओके। राइट फ्रॉम फॉलोइंग फेमस इन्वेस्टर्स की, उसने जो वॉरेन बफेट ने किया या राकेश ने किया, झुंझुनवाला ने किया तो मैं वो करूं, वहां से लेके फॉर एग्जाम्पल बाय ब्लू चिप्स एंड फॉरगेट, invest in your circle of competence, all these are myths. These are not invest in your circle of competence। ठीक है, आपने सोचा कि at your level if you are only investing a small portion of your portfolio yourself तो कुछ हद तक आप कर भी सकते हो, but if your fund manager says that means कि वो तो बोल रहे हैं कि I will invest in my comfort zone। अगर फंड मैनेजर को खाली FMCG और बैंक समझ में आता है तो जब कुछ और चलेगा तब क्या होगा कि कोई भी थीम हमेशा नहीं चलती है। दिस इज ऑल्सो, बिल्कुल ये बात गांठ बांध लीजिए, दैट इन इन्वेस्टिंग नो थीम मीनिंग नो सेक्टर, नो कंट्री, नो एसेट क्लास डज वेल फॉर एवर। और यूजुअली व्हाट पीपल डू इज दे चेज द एसेट क्लास, कि गोल्ड चला है तो अब उसमें चले जाएं, स्मॉल कैप चल गया तो अब उसमें घुस जाएं। तो वो दैट इज फंडामेंटली अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी एंड it will systematically bring down your returns. You will systematically underperform if you chase whatever has done well of late. तो वो मतलब इस तरह की बहुत चीजें हैं, क्योंकि इवन किताबें पढ़ के, जैसे अब पीटर लिंच की किताब लोग पढ़ते हैं कि हाँ जो मुझे मेरी वाइफ को ये पैंटीहोज पसंद आया तो मैंने उस पैंटीहोज वाली कंपनी का स्टॉक खरीद लिया। अब even if those things are true, they were true at a time and place। अब 1980s and to an extent 1990s ऐसा टाइम था यूएस मार्केट में जब कंज्यूमर ब्रांड्स ने अच्छा किया, तो उस समय ये स्ट्रैटेजी काम करी कि हाँ आपको ये इस कंपनी का प्रोडक्ट पसंद है तो आप कंपनी खरीद लीजिए, बट वो स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करती। और पीटर लिंच को मैं जिस चीज के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट देती हूँ, ऑफन वी थिंक पीपल आर ग्रेट स्टॉक पिकर्स बट देयर स्किल माइट लाई एल्सवेयर। तो पीटर लिंच ने क्या किया, उसके फंड का परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, पर 14 साल उसने वो फंड चलाया एंड देन ही क्विट व्हेन ही वाज ओनली अबाउट 45 और सो। उसको समझ में आ गया कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, ये आगे नहीं आने वाला है। तो दैट वाज हिज सेंसिबल डिसीजन, कि उसको ये समझ में आया कि ये दिस वाज नॉट नॉर्मल। अगेन स्किल और लक में, इसमें लक है, ये नहीं है कि मेरे पास ये जादू की छड़ी है कि मैं ऐसा परफॉर्मेंस हमेशा देता रहूं। एंड सो ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल राकेश, एक बुक आई थी राकेश झुंझुनवाला पे, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, बट मेरे हिसाब से उस किताब का सार एक लाइन था। He said कि I made money from 1989 to 92, from 2003 to 2007, और in between there were even 5 years when I didn't make money. देखा, उसकी सुपर पावर स्टॉक पिकिंग नहीं थी, उसकी सुपर पावर ये समझना था कि इक्विटी मार्केट में रिटर्न इतनी लंपी होती है
कि आपके 2 साल की रिटर्न 2 साल में आपकी 8 साल की रिटर्न आ जाएगा, देन यू मे नॉट गेट रिटर्न्स। जैसे आप इंडियन मार्केट को देखिए तो 1994 से 2003 9 साल का पीरियड है, सेंसेक्स वही का वही था, ऊपर नीचे हुआ बीच में, बट 9 साल बाद वही था जहां 9 साल पहले था। नेट रिटर्न 0, उसके बाद के 4.5 साल में 6 गुना हो गया। सो दिस इज हाउ स्क्यूड इक्विटी मार्केट्स कैन बी। तो जिसने वो समझ लिया वो सुपर पावर है, ये नहीं कि उसको स्टॉक पिकिंग आती थी। तो You said you normally don't follow, let's say, famous investors, but is there any investor who you admire? See, for me, books are my guru. So it's not as if कि आपको नहीं पढ़ना है कि वॉरेन बफेट ने क्या कहा या तालिब ने क्या कहा या इसने पीटर लिंच ने भी क्या कहा, पर आप पढ़ो, समझो, इवैल्यूएट करो, देखो उसमें क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। और फेमस इन्वेस्टर्स जहां तक बात है, एक तो ये है कि आर दे इवन डूइंग व्हाट यू थिंक दे आर डूइंग। लोग सोचते हैं वॉरेन बफेट खरीदता है और बेचता नहीं है, बट क्या डेटा क्या है कि 50% of what he buys he sells within 6 months, 85% he sells within 2 years. Okay. And whether in fact that is one of the longer chapters in my book, तो उसमें बहुत सारे points हैं कि why not to follow famous investors, या मतलब what are the fallacies in following, or whether they've outperformed at all. You know, Ray Dalio for example has been a disastrous fund manager, or for that matter the question is wrong. First of all, the question is wrong, because what are you saying? Ki so and so made a lot of money, let me do what he or she did. Okay. Whereas the question should be of all people who followed this strategy, what happened to them? जिसने भी वो किया, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक हाई रिस्क स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसमें आप इन्वेस्ट करिए, तो अगर उसमें से 90% लोग तो पहले साल में ही कंगाल होके चले जाएंगे, लेकिन जो 10 बचे हैं 10%, उनका पैसा 10 गुना हो जाएगा। अब आप ये गेम 5 बार खेलेंगे ना तो 99% लोग निकल गए, लेकिन जो एक जो बचा है उसने 100 रुपया को मिलियन बना दिया, जो भी किया, तो वो आपको लगेगा कि यही तो सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है, पर नहीं, वो सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी नहीं, वो खेलने वाले 99% निकल गए हैं, कंगाल हो गए हैं। तो और अगेन इवन इन इंडियन मार्केट जो चीज एक बार काम की या किसी समय, जैसे मैंने ये यूएस के बाजार का एग्जांपल दिया, इंडिया में लोग बोलते हैं कि जिन्होंने बहुत पैसा बनाया, पहला पैसा उन्होंने ट्रेडिंग से बनाया। Now Rakesh Jhunjhunwala also used to say कि don't trade. Somebody asked him also कि you made your first money with trading, why do you tell people not to trade? बोल रहा मैं स्मोक करता हूँ लेकिन अपने बच्चों को कहता हूँ मत स्मोक करो। और उसका कारण ये है कि उस समय जैसे 80 का दशक था या 90 का दशक था, उस समय मार्केट में बहुत सारी इनएफिशिएंसीज थी, तो ट्रेडिंग में कई तरह से पैसा बनाया जा सकता है। इवन सिंपलेस्ट थिंग कि बीएसई, एनएसई या कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में सेम स्टॉक का प्राइस अलग अलग होता था, आप उतना भर भी था। तो आप तो वो है कि इनएफिशिएंसीज नहीं है, तो जस्ट बिकॉज किसी ने 20-30 साल पहले ट्रेडिंग में पैसा बनाया था डजंट मीन कि आप अब पैसा बना सकते हो। तो वो सब चीज समझनी होती है। और जिनको मैं सबसे बड़ा अपना गुरु मानती हूँ वो डैनियल कानामैन। इज नॉट अ फंड मैनेजर, बट वो जो मैं बोल रही हूँ ना कि नंबर और फाइनेंसेस समझना आसान है, अपने दिमाग को समझना मुश्किल है। तो ही टेल्स यू अबाउट कि कितने बायसेस और कितनी रैंडमनेस ह्यूमन डिसीजन मेकिंग में होती है। हम जो निर्णय लेते हैं उसके पीछे कितनी तरह की चीजें हैं, और उसमें भी आप खाली उन चीजों को इंटेलेक्चुअली समझ भी लें तो आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं बदलती है। वो बोलते हैं, उन्होंने मतलब ही डाइड एट द एज ऑफ 90 लास्ट ईयर, so he had been working in this field for about 70 years. He got a Nobel Prize for it, and he said my decision making has barely changed because it is so hardwired, because ये human evolution की चीज है। वो तो एक अलग ही टॉपिक है, I can teach a whole course on human biases, but I would say कि my real guru is his thing of telling you how your brain trips you up. So देवीना, आपने गोल्ड की बात करी, अभी रिसेंटली गोल्ड और सिल्वर ने 1 लाख मार्क टच करा है। इन योर ओपिनियन किसी भी इन्वेस्टर को गोल्ड में या सिल्वर में कितना एलोकेट करना चाहिए? आपके एलोकेशन का पार्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसमें 25-30% होना चाहिए। तो वो आपको थोड़ा सा, और मैंने जैसे कहा कि जो भी कुछ अभी अभी अच्छा किया है उसके पीछे भागना और उसमें एलोकेशन बढ़ाना,
ये इन जनरल अच्छा डिसीजन नहीं होता है। और अगर बहुत ज्यादा हो गया है आपके एसेट एलोकेशन का तो कुछ कम करिए, क्योंकि गोल्ड ऐसा कोई सेफ एसेट नहीं है। आप डेटा देखो, 1980 में जो गोल्ड का भाव था डॉलर में, वो भाव आप समझिए 1999 में गेस करो कि कहाँ की कितना 1980 टू 1999 कितना मूवमेंट हुआ गोल्ड के प्राइसेस में। Please It tell was a us. -60%. It Oh had my God. fallen 60% over 19 years. तो 1980 का जो भाव वापस आया 2007 में, 27 साल बाद, बीच में 60% गिरा। उसके बाद जो दूसरा पीक था उसके बाद 40% गिरा। तो गोल्ड एक्चुअली S&P इक्विटी से भी ज्यादा वॉलेटाइल एसेट है। तो हम लोग को क्यों गोल्ड ठीक लगता है और क्यों हमारी दादी नानी गलत नहीं थी गोल्ड खरीदने में? बिकॉज एट दैट टाइम आप ओवरसीज इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे बाजारों में। सो इफेक्टिवली गोल्ड वाज द ओनली करेंसी हेज यू हैव। जो रुपया डेप्रिशिएट होता है उसके अगेंस्ट में आपका खाली गोल्ड ही था। मैं ये भी आंकड़ा हमेशा देती हूँ कि जब मैंने नौकरी शुरू की थी डॉलर 12 रुपया था। इन कोर्स ऑफ लेस देन अ करियर 90% डेप्रिशिएट हुआ है। तो इसीलिए रुपये में गोल्ड का चार्ट ठीक ठाक लगता है, क्योंकि वो असल में करेंसी डेप्रिसिएशन चार्ट है। और अब आपके पास वो कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपको ग्लोबल एक्सपोजर खाली गोल्ड के थ्रू मिल सकता है। अब वो जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है आरबीआई की, उसमें आप $2.5 लाख हर साल भेज सकते हैं। अगर 4 का परिवार है तो आप 8.5 करोड़ रुपया हर साल भेज सकते हैं। मतलब इफेक्टिवली आप जितना मर्जी भेज सकते हैं। आप तो आप अब वो गोल्ड की वो बात नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा हमारी दादी नानी गलत नहीं थी, उस समय वही चीज थी। आप गोल्ड मतलब आप बाहर निवेश करना तो आप छोड़िए, आप अगर घूमने जा रहे हैं या बिजनेस पे जा रहे हैं तो आप खाली $500 लेके जाते थे, वो भी 3 साल में एक बार। अगर 3 साल में दूसरी बार आप गए तो $20 लेके आप उड़ान भरते थे। वो ये था तब का यथार्थ, पर अब वो बात नहीं है। So, Devina, historically, you've been wary of small caps and have highlighted that overexposure small caps में risky है. But अभी investors काफी interested हैं, inclined हैं towards let's say small caps, micro caps. तो आपके पास कुछ ऐसा advice है उनके लिए? हाई रिस्क है, तो इसलिए आपको उसमें जो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे थे उसमें एक चीज ये भी है कि आपका कितना एक्सपोजर स्मॉल और माइक्रो कैप्स में है। कि आप एक चीज समझिए कि एक तेजी में जो चलते हैं स्मॉल और माइक्रो कैप्स, वो अगली तेजी में वही चलेंगे ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे स्टॉक्स जिसे मैं कहती हूँ शून्य में विलीन हो जाते हैं। आप देखिए आज की डेट में 4-4.5 हजार स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। आप लिस्ट उठाइए कि अभी तक लिस्टिंग्स कितनी हुई हैं, उससे कई गुनी हुई हैं। तो मतलब जितने स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं उससे ज्यादा तो गायब हो चुके हैं। 1990 के दशक में एक साल में 1200 1300 आईपीओ भी आए हैं। तो वो सब स्टॉक्स कहाँ गए? तो ये डेंजर होता है कि वो स्टॉक्स गायब ही हो जाएंगे। वो तो एक चीज है, एक तो हुआ कि बिल्कुल ही गायब हो गई कंपनी, बट उसके अलावा भी आप डीएलएफ जो अब काफी हद तक मेन स्ट्रीम कंपनी है, उसका जो आईपीओ का प्राइस था वो दशकों तक वापस नहीं आया। बाकी जैसे रिलायंस पावर था, वो तो खैर कंपनी डूबी, पर जैसे मैं कह रही हूँ डीएलएफ तो ऐसा नहीं कि कंपनी डूब गई, लेकिन फिर भी आपका भाव नहीं आया। तो ये सब बहुत हाई रिस्क गेम है, तो उसमें आपको बहुत कम पैसा अपना उसमें लगाना चाहिए। बिकॉज जो आप बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग और ये सब, और दूसरी तरफ अगर आप ये दिस इज प्लेइंग फास्ट एंड लूज विद योर मनी, आपके खून पसीने की कमाई है, आप लॉटरी मत खेलो उससे। तो ऐसा नहीं कि कोई भी स्मॉल कैप अच्छा नहीं करेगा या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोग वही समझते नहीं है कि मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि अरे फलाने स्मॉल कैप मैनेजर ने 50% पिछले 3 साल से कंपाउंडिंग दिया। मैंने कहा उसके पहले जाके देखो, वो 80-90% खोया। तो अगर कोई चीज 80% गिरती है उसके बाद आप 3 साल 50% भी उसको कंपाउंड करो तो यू आर स्टिल बिलो वाटर, यू आर स्टिल एट अ लॉस। तो अपना स्कूल का गणित नहीं भूलना चाहिए कि ना दिस इज सो इट्स अ रिस्की एरिया। इन 2008-9 इट फेल नियरली 80%, 78% टू बी एग्जैक्ट। और वो इंडेक्स का लेवल आने में 8 साल लगे, लेकिन वो थियोरेटिकल है कि वो इंडेक्स का लेवल आया। तब तक वो इंडेक्स ही पूरा बदल जाता है। स्मॉल कैप इंडेक्स हर साल 15-20% चेंज होता है।
तो 8 साल में वो अलग ही स्टॉक्स हैं जो वापस आए, जो स्टॉक गिरे थे वो कभी वापस नहीं आए। और उसके बाद जो एक और मैड बुल रन आया था 2017-18 में, उसके बाद फिर 2/3 गिरा इंडेक्स। तो ये रिस्क होता है। और ऐसा भी नहीं कि थोड़े से स्टॉक्स गिरे। जब पहला वाला जो गिरावट की मैंने बात की उसमें 99% स्टॉक गिरे, जो दूसरा वाली गिरावट थी उसमें 92% गिरे। तो आप इतने जीनियस नहीं है कि आपके पास खाली जो स्टॉक नहीं गिरे वही रहेंगे। तो इसमें बहुत सारा चीजें आपके गंदगी भर जाती है इंडेक्स में। जब कभी भी यूफोरिक तेजी आती है, जो मैंने आपको, जैसे मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि मेरी माँ ने पोर्टफोलियो नहीं देखा 20 साल से, तो वो आप उठाइए तो उसमें वो सब हैं, डीएसक्यू सॉफ्टवेयर और पेंटा मीडिया और एनईपीसी माइकॉन, जो उस समय के तेजी वाले स्टॉक्स थे। तो वैसे जो जो मैड तेजी वाले स्टॉक्स होते हैं ना, वो बहुत सारे वापस ही नहीं आते, गायब ही हो जाते हैं। तो सोच समझ के आपकी मैं हमेशा कहती हूँ कि दिवाली पे खाली लक्ष्मी की पूजा ही नहीं करिए, लक्ष्मी माँ का सम्मान करिए। आप लोग अपना एक फोन खरीदते हैं तो उसमें बहुत रिसर्च होती है, लेकिन जब स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तब किसी ने बोल दिया किसी टेलीग्राम ग्रुप में या टीवी पे और आपने ले लिया बिना सोचे समझे, बिना देखे भाले, तो वो मत करिए। So, Devina, after all these years in markets, what is that one thing that excites you the most? Learning. So learning is the thing that excites me in life from school to now. And very few careers in the world where 3 decades on you can say that you are still learning every day, where you don't know it all and you can't know it all. मतलब वो दिन नहीं आएगा कि मुझे मालूम है कि बाजार क्या करेगा हमेशा। तो that's the exciting part. What is that holy grail advice would you like to give to the young investors right now in this country? Don't play fast and loose with your money. Behave sensibly. Do the boring things right. And for more details, you can read my book. It's now an official national bestseller. Thank you so much, Devina, for joining us. It was great talking to you, and thank you so much for taking out the time. Thank you. It was a great conversation.